नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। मिडिल ईस्ट में चल रहा घमासान बदस्तूर जारी है, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान हालिया घटनाक्रमों को देखें तो वॉर और नो वॉर की कंफ्यूजन में फंसे और ट्रंप के ऐलान को ईरान चेकमेट तक करार दे चुका है। ऐसे में अमेरिका के अंदर भी कम उथल पुथल देखने को नहीं मिल रही है। अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की है, मतलब डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। वहीं ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसे में परमाणु हथियार को लेकर शुरू हुई यह जंग होर्मुज के बीच फंस गई है। वहीं चीन और रूस भी जंग को जल्द रोकने को लेकर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट तनाव कब खत्म होगा और कब अमेरिका और ईरान जंग के मुहाने से बाहर आएंगे, यह सवाल है। तो तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके तारुफ में आपसे करा दूं। संजय कुलकर्णी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ चर्चा में शामिल है। बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, टोटल टीवी पर आकर समय देने के लिए। ललन प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और टोटल टीवी पर आकर समय देने के लिए। जो मौजूदा स्थिति है, अगर हम वॉर की बात करें तो पहला सवाल यही होता है कि संजय कुलकर्णी सर, मैं आपसे समझना चाहूँ थोड़ा सा इस स्थिति को, तो किस तरह की स्थिति अब देखने को मिल रही है। एक तरफ यह कहा जाता है कि वॉर नो वॉर का कंफ्यूजन है। अमेरिका यह कहता है कि भाई हम बहुत बड़ा हमला करने वाले थे और गल्फ कंट्रीज के कहने पर हमने फिलहाल उसको टाल दिया। ईरान ने पलटवार किया, अगर हमला करते तो हम भी तैयार हैं। तो अभी घमासान की स्थिति है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, ईरान भी नहीं है। मौजूदा स्थिति क्या कहती है सर? सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो अभी संकट देखने को मिल रहा है, एक परिस्थिति जिसे एम्बिग्विटी बोलते हैं, वह एम्बिगुअस सिचुएशन में से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो, खासकर राष्ट्रपति ने उनके जो कदम उठाया, ये सोच करके कि शायद उनकी जो पास, उनको लगता है कि वॉर जो है 1973 का, उस एक्ट के द्वारा उनको 60 दिन तक पूरी इजाजत थी और उसके बाद एक्सटेंशन चाहते तो 30 दिन, तो 60 दिन में शायद वो ये युद्ध जीतने की उनको पूरी ऐसे महसूस हो रहा था। उनकी शुरुआत के जो बयान है वो भी कहते थे कि 4-5 हफ्ते में हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। और अब 1 मई को जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा की कि ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो समाप्त हो चुका है। अब जिस प्रकार से सेनेट में जो हो रहा है वो साफ दर्शाता है कि उन्होंने राष्ट्रपति के ऊपर एक लगाम लगा रखी है। अब राष्ट्रपति कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा सौरभ कि अगर रिपब्लिकन के ही लोगों ने जाकर के डेमोक्रेट के साथ मिलकर के इस प्रस्ताव को पास किया है, तो कांग्रेस की इजाजत के बिना तो अब युद्ध नहीं हो सकता। अब बात यह है कि युद्ध समाप्त कैसे किया जाए, किन शर्तों पर किया जाए, किसको जीता माना जाए और किसको हारा माना जाए, अब ये सब सवाल जो है वो अब खाई जा रहे हैं। अमेरिका सोचता है, और जैसे उनके राष्ट्रपति ने कहा है कि वो चाहते तो युद्ध तो किसी वक्त भी ईरान को समाप्त कर सकते थे, 1 घंटे में समाप्त करते थे, अभी भी वो यही कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस कंट्रीज है उनका भी उनका वो दबाव है, उनको भी लग रहा है जैसे अब धीरे धीरे खुले कि 42 हवाई जहाज जो उनके हैं अभी तक मैं कहूंगा कि बर्बाद हो चुके हैं। 42 बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध में चाहे उनके सोल्जर्स ना मरे हो, इतने ज्यादा 13 से ज्यादा नहीं की बात आई है, लेकिन 42 हवाई जहाजों का बर्बाद होना एक इस तरह का जिसके ऊपर कि ईरान के ऊपर यूएस हावी रहा है, ये दर्शाता है कि यूएस को भी अपना जो लिमिटेशंस है उसका आभास है। तो लड़ाई समाप्त करने का तरीका एक ही है कि अगर अमेरिका सोचे कि 2 बातें हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी को समाप्त करना और दूसरा ईरान का यह मानना कि वो न्यूक्लियर को लेकर के कम से कम, जैसे अमेरिका कह रहा है और मानता है और वो प्रस्ताव रखा कि 20 साल तक इसके ऊपर एक पाबंदी लगा के, रोक लगा रखे, तो शायद युद्ध समाप्त होने की दिशा में लग रहा है, बातचीत हो रही है। बस पूरे विश्व का प्रेशर भी अब अमेरिका के ऊपर है। ईरान भी अब अपने अपने परेशानी समझ रहा है, क्योंकि ना वो तेल बेच पा रहा है, ना कुछ ईरान में आ रहा है, ना जा रहा है। तो चीन उसकी मदद कर रही है। चीन ने भी कहा है कि अब हथियारों से अब
ईरान की मदद नहीं करेंगे तो कहीं कहीं ईरान को भी तकलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और ऐसे में पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये वॉर कहीं ना कहीं जो एंडलेस वॉर में तब्दील हो चुकी है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो, रुके, जिससे कि जो वैश्विक संकट की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं कम हो, उसे मिनिमाइज किया जा सके। ललन जी, हमने देखा कि भारत में भी इसका व्यापक तौर पर असर देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से लेकर, और अब तक की स्थिति देखें तो कई राज्यों में या फिर पूरे देश में इसका प्रभाव है। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सीधे तौर पर कनेक्ट हो रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों पे भी दाम बढ़ रहे हैं। तो अब चुनौती कहीं ना कहीं दो तरफा है। ललन जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, मैं लौटूंगा आपके पास ललन जी। संजय सर, अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो अमेरिका में भी बड़ी चुनौतियां हैं। इंटरनल अमेरिका भी एक बड़े खींचतान से गुजर रहा है, युवाओं में असंतोष है, खासकर इस वॉर को कोई नहीं चाहता था। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। अब तो कुछ डेमोक्रेट्स भी जो हैं, रिपब्लिकन जो हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ हो चले हैं। अब सवाल यह है कि जो वोटिंग हुई है इसका क्या अब असर पड़ेगा? क्या यह कहा जा सकता है कि जंग रोकने वाला जो प्रस्ताव पास हुआ है अब जंग थमेगी? देखिए, नवंबर में इलेक्शंस हैं अमेरिका के अंदर। खुद ट्रंप का रेटिंग जो है बहुत ज्यादा गिर चुका है जी। पेट्रोल और डीजल के दाम अमेरिका में जो $2-2.5 प्रति गैलन होते थे वो $4-4.5 प्रति गैलन हो चुका है। अमेरिका में भी महंगाई का आभास महसूस हो रहा है, पूरे विश्व भर में हो रहा है। हम लोग भारत में देख रहे हैं किस प्रकार से शुरुआत हो चुकी है। इतना भी हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये सोच करके हमारा रिजर्व सब कुछ हम किसी न किसी तरीके से इसको इस्तेमाल करके, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि युद्ध इतना लंबा चलेगा। ईरान की जो मनोबल है वो लगातार ऊंचा हो रहा है, चाहे ईरान में कितना भी नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान अपने झंडे के नीचे खड़ा है और सारे ईरानी एक कहेंगे कि अपने सुप्रीम लीडर के साथ खड़े दिखते हैं, चाहे वो IRGC के बलबूते पे हो, जैसे भी हो। लेकिन ईरान के अंदर एक तरीके से मैं कहूंगा कि जबरदस्त एक मन मुटाव नहीं नजर आ रहा, लेकिन इकट्ठे होकर के मनोबल ऊंचा हो रहा है। ये भी एक बहुत चुनौती है हमें जी। तो इस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एक बहुत जबरदस्त चुनौती इसलिए क्योंकि तेल के भाव बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर, जैसे कि अब देखे ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, पूरे विश्व भर में जो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके ऊपर जबरदस्त असर पड़ेगा, आवाजाही में असर पड़ेगा। लड़ाई की तो केबल जो समुद्र के नीचे गुजरते हैं उसके ऊपर अगर हमला कर दिया तो कम्युनिकेशन पे असर पड़ेगा। तो सब जगह बहुत जबरदस्त एक तरीके से माहौल बहुत खराब है। प्रधानमंत्री ने खुद ही राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि हम लोगों ने अपनी कमर कसनी चाहिए। ये साफ दर्शाता है कि भारत, पूरा विश्व इस तरह के इससे गुजर रहा है परेशानी से, और बहुत जरूरी है कि ये युद्ध समाप्त होना चाहिए, किसी भी तरीके से समाप्त होना चाहिए, जिससे कि कम से कम जो तेल को लेकर के, गैस को लेकर के, फर्टिलाइजर को लेकर के, आवाजाही को लेकर के, ये सब समाप्त होकर के कम से कम थोड़ी बहुत चैन की नींद विश्व ले सके। नहीं तो जब पिछले 4-1 साल से, और मैं कहूँगा कि कोविड के बाद से लेकर के आज तक पूरे विश्व में चैन नहीं है और बहुत ही मारामारी है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गई है जी जी, पूरे विश्व में है, और भारत भी इससे अलग नहीं रह पाया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भारत इससे अछूता नहीं है, और कहीं ना कहीं अब ये चुनौतियां दो तरफा हो रही हैं, और आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर इसका और ज्यादा असर भी देखने को मिलेगा। ललन जी, आवाज मिल रही है आपको? ललन जी, सुन पा रहे हैं? ललन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और हमारी आवाज भी शायद नहीं पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजय सर, रूस की और चाइना की भूमिका को कैसे देखा जाए? अभी हमने देखा कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो चीन पहुंचे, मुलाकात हुई है और गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चीन प्रतिद्वंदी हमारा नहीं है, एक साथी है हमारा, जो ट्रंप ने कहा। उनके इस बयान को किस तरह से देखा जाए? और उन दोनों देशों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है इस वॉर में, क्योंकि एक तरफ रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो दूसरी तरफ ये ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर देखने को मिल रहा है। रूस और चाइना की भूमिका को देखें तो वो क्या कुछ नजर आती है, कितना महत्वपूर्ण साबित होगा इस वॉर को पीस में बदलने में?
देखिएगा, रूस और चीन के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जिस प्रकार से 4 साल से अधिक 5वें साल में यूक्रेन और रूस का युद्ध जा रहा है, और जिस प्रकार से जेलेंस्की अब मॉस्को पे हमला कर रहे हैं, जहां पे अपने एक भारतीय की मौत हुई है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं रूस भी चाहता है कि ये लड़ाई जो है समाप्त हो, और जेलेंस्की भी चाहते हैं कि अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं समाप्त हो, लेकिन कोई भी नहीं चाहता है कि अब हारा हुआ माना जाए। तो अब शी जिनपिंग भी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये जो युद्ध है ये कहीं ना कहीं समाप्त होना निहायत जरूरी है, ये आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व भर में इस युद्ध के कारण हाहाकार और जिस प्रकार से एक तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, उसको समाप्त करना निहायत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं चीन भी एक तरीके से रोल प्ले कर रहा है। ट्रंप और शी के बातचीत से भी साफ जाहिर होता है कि ट्रंप, हम लोगों ने देखा कि जिस के लिए माने जाते हैं, तेवर के लिए माने जाते हैं, तो तेवर कहीं दिखे नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका भी विनती कर रहा होगा चीन से कि वो अपनी भूमिका निभाए और मध्यस्थता के द्वारा युद्ध को समाप्त करे। तो बहुत मुश्किल है, और पुतिन और ट्रंप की भी दोस्ती अच्छी है, तो उधर ही ट्रंप और पुतिन के ऊपर दबाव डाल रहे होंगे कि कहीं ना कहीं करके किसी ना किसी तरीके से एक ऑनरेबल एग्जिट मिले, जिससे कि ऑनरेबल एग्जिट में ट्रंप की भी नाक ना कटे और ईरान को भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि न्यूक्लियर को लेकर के वो जीत गए। तो ईरान ने भी अपने कार्रवाइयों के ऊपर थोड़ी सी अंकुश लगाना जरूरी है। आतंकियों का संगठन जो है उनका साथ ना दे, न्यूक्लियर को लेकर के ज्यादा बातचीत आगे ना बढ़ाए, और विश्व भर में उनकी भी जो परेशानी हो रही है इकोनॉमिकली, आप ये समझ सकते हैं कि ईरान में भी रियाल को देखिए कितना 2.5 बिलियन रियाल है, $1, वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर भी खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ईरान भी चाहता है युद्ध समाप्त, जीसीसी कंट्रीज भी चाहती हैं युद्ध समाप्त, भारत भी चाहता है युद्ध समाप्त, पूरा विश्व चाहता है ये युद्ध समाप्त होना चाहिए। जिसे तेल को लेकर के, फर्टिलाइजर को लेकर के और गैस को लेकर के जो किल्लत और जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है, वो उससे सबको राहत मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर आदमी ये चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि जंग का जो परिणाम होता है वाकई में विपरीत होता है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं, वो वाकई में एडवर्स ही होते हैं और किसी को लाभ नहीं होता वॉर के बाद। इतिहास गवाह है, इतिहास की जंगें भी इस बात का सबूत देती हैं। ललन जी, मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार हमारी पूरी तरह तैयार है इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए। हालांकि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी काफी हद तक कम की गई थी। आने वाले समय में भारत के ऊपर पड़ने वाले इंपैक्ट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दोनों ही, ईरान और अमेरिका सीरियस नहीं है लड़ाई रोकने के लिए। ईरान ये सोचता है कि हम ये लड़ाई बहुत लंबी खींच सकते हैं अभी, और अमेरिका आखिर में झुकेगा। और अमेरिका ये सोचता है कि ईरान को हम इतना बख्श कर देंगे धीरे धीरे ईरान खुद झुक जाए। और ये कि बहाना सिर्फ है कि यूरेनियम के इन्वेस्टमेंट के लिए वो हम ईरान को रोकना चाहते हैं, और दुनिया के इससे बड़ा खतरा है। बहुत सारे देश दुनिया में एटम बम बना रहे हैं और यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी। कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है? ईरान के ऊपर ही ऐसा क्यों अमेरिका को हो गया कि ईरान इसका इस्तेमाल करेगा और सारी दुनिया को परेशान करेगा? तो ट्रंप जिस नीति से चल रहे हैं, और उसका देखिए अब सारी दुनिया में विरोध हो रहा है, और पूरे अमेरिका में उसका विरोध हो रहा है। उनके बहुत सारे सीनेटर्स भी उनके खिलाफ हो गए हैं, और अमेरिकी संसद ने भी जो पास किया है प्रस्ताव कि लड़ाई रोक देनी चाहिए। और जो अमेरिका के बहुत सीनियर जर्नल्स है, उन्होंने भी बार बार ट्रंप को चेतावनी दी है कि इस लड़ाई से कोई फायदा नहीं है जी। लेकिन वो अपनी जिद पर पड़े हुए हैं। एक अहम उनका है, और उस अहम को सेटिस्फाई करने के लिए वो इतना सब कुछ कर रहे हैं। बाकी ट्रंप को कोई पर्सनल नुकसान तो इससे हो नहीं रहा है। अभी न्यूज आई थी कि उन्होंने अरबों डॉलर के शेयर खरीदे हैं ट्रंप ने, और दुनिया के बाजार में जब शेयर मार्केट डाउन जा रहा है तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए आगे जी। क्योंकि कम दाम पर शेयर दुनिया भर में खरीद के उसको फिर बाद में जब लड़ाई खत्म होगी तो उसका इनाम उनको और मिलेगा फाइनेंशियल। तो वो पर्सनल फायदा तो अपना देख रहे हैं, लेकिन दुनिया का नुकसान नहीं देख रहे हैं। 2 महीने के अंदर 2 अरब
2 खरब बैरल पेट्रोल और डीजल की कमी सारी दुनिया में हुई है। और दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं, ज्यादातर देश ऐसे हैं जहाँ की पेट्रोलियम और डीजल और ये सब पदार्थों के दाम बहुत तेजी से बढ़े जी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सारी दुनिया को परेशान कर रहे हैं और अमेरिका की जनता भी परेशान इससे हो रही है। तो मेरे समझ में ये लड़ाई जो चल रही है ये कोई सिद्धांत की लड़ाई तो है नहीं। और अब देखिए बीजिंग ने उनको कुछ समझाया है तो थोड़ा असर हुआ है। ठीक है। हेलो जी जी, आ रही है आवाज, आ रही है उनको सर। समझाया है तो कुछ असर हुआ है। जी जी। और बार बार अब कह रहे हैं कि लड़ाई बहुत जल्दी खत्म होगी, जल्दी खत्म होगी, लेकिन ये बात वो बहुत दिन से कह रहे हैं कि बहुत जल्दी लड़ाई खत्म हो जाएगी। और अब वो पुतिन साहब भी गए हुए हैं बीजिंग में और वहां जो बात हुई है तो दोनों देशों के रास्ता जग भी चाहते तो यही है कि लड़ाई खत्म हो, क्योंकि उन्हें इसमें किसी का फायदा नहीं है जी। चीन भी पेट्रोलियम पदार्थ या डीजल या कच्चा तेल दुनिया के और देशों से ज्यादातर मंगाता है, ईरान से बहुत बड़ी मात्रा में मंगाता है जी। तो उसकी सप्लाई भी बाधित हुई है। हालांकि उसके पास स्टॉक बहुत है जी। और उनको कोई इसकी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी इकॉनमी को देखते हुए दूसरी बात यह है कि अमेरिकन कंपनीज का ट्रंप के ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है क्योंकि अमेरिकन कंपनीज को नुकसान हो रहा है। अब देखिए सारी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या हाल, भारत में कितना नुकसान हो चुका है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स को। फॉरेन इन्वेस्टर तो भाग रहे हैं यहाँ से। FII ने तो अरबों डॉलर भारत से निकाल दिया है दो तीन महीने में और निवेश नया आ नहीं रहा है। तो एक तरफ निवेश आना बंद हो गया, दूसरी तरफ करेंसी जानी शुरू हो गई। तो हम दुनिया के उन 4 देशों में हैं जहाँ सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी है, लेकिन अब हमारी स्थिति भी खराब हो रही है। धीरे धीरे हमारी फॉरेन करेंसी भी कम होती जा रही है क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसा अपना निकाल रहे हैं। तो हमें तो चारों ओर से नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। हमें पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा है और सप्लाई भी बाधित है। हालांकि हमारी सप्लाई को ईरान ने उतना बाधित नहीं किया है जितना कि और बहुत सारे देशों को किया है। हमारे जहाज फिर भी निकलते आ रहे हैं क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है कि हमने संबंध ऐसे बना रखे हैं ईरान से भी और अमेरिका से भी संबंध तो है ही और दोनों हमारे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं। और फिर इंडिया का ईरान में इन्वेस्टमेंट भी बहुत है जी। और ईरान को भी इंडिया से फायदा बहुत है। अब ईरान के लोग चावल तो हिंदुस्तान का ही खाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ से चावल जाता है। बिल्कुल। खाने की और सामग्री जाती है और आवश्यकता पड़ने पर जैसे भारत सरकार ने बहुत सी दवाइयां वगैरह मुफ्त भेजी थी, भेजी हैं। भारत सरकार भी उनकी मदद करता रहता। तो ये स्थिति जो डिप्लोमेसी हमारी है वो काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बाधित तो नहीं हो, लेकिन जो परेशानी हो रही है पूरी सप्लाई तो हमें भी नहीं मिल रही है। इसकी वजह से अब हमारे कंज्यूमर्स को भी परेशानी हो गई जी। अब देखिए पेट्रोल का भी दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, LNG का दाम बढ़ गया है, LPG का दाम बढ़ गया है। हालांकि थोड़ी अमाउंट में ही बढ़ा है लेकिन बढ़ा तो है। बिल्कुल सही बात। तो इसका असर पूरे इकोनॉमी पर पड़ने वाला है क्योंकि इससे महंगाई आएगी। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर ट्रांसपोर्ट के साधन महंगे होते हैं जी तो सब चीजें महंगी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोई चीज एक जगह तो पैदा होकर वहीं खपत नहीं होती, चीजें बनती कहीं है उसकी खपत कहीं होती है। तो ज्यादातर सामान तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है जी। तो ट्रांसपोर्ट के खर्चे बढ़ते हैं तो सारी चीजों की कीमत बढ़ जाती है और उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन होता है। अब ये मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की स्थिति RBI ने इतने दिनों से बड़े अच्छे ढंग से कंट्रोल कर रखा था और भारत उन देशों में था जहां पर इन्फ्लेशन की रेट बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे यहाँ भी महंगाई आ रही। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने इस समय आ गई है वो हमारी करेंसी की। बिल्कुल। हमारी करेंसी डाउन हो रही है और इस समय एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई। अभी थोड़े दिनों पहले तक हमारी करेंसी एशिया की बहुत तगड़ी करेंसी में गिनी जाती थी। आज उसकी दशा ये हो गई है कि
अब ये 96 रुपए 70 पैसे तक पहुंच गया है, 96 को पार, बिल्कुल और सही बात है। उतना नीचे रुपया आज तक कभी नहीं गया था। जी, और ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 100 ठीक है। रुपया $1 के बराबर हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इससे हमारा इंपोर्ट सारा महंगा होता जा रहा है। जितना रुपया गिरेगा उतना ज्यादा पेमेंट हमें बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ठीक है, एक्सपोर्ट में थोड़ा इसका फायदा होगा, बिल्कुल। एक्सपोर्टर्स को कुछ पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन चूंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो हमें तो नेट बैलेंस में तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो रुपया गिरने से एक तो हमारी साख गिर रही है कि भारतीय रुपया गिर रहा है, और दूसरे ये कि हमें जो चीजें बाहर से मंगाते हैं वो महंगी पड़ रही है। तो हमारी पूरी इकोनॉमी पर हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है। चुनौती कहीं ना कहीं बढ़ रही है ललित प्रसाद जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ट्रेड आप। बैलेंस की रिपोर्ट आई है उससे पता लग रहा है कि देश का जो बैलेंस है वो और एडवर्स होता जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल इस तरह से पूरी दुनिया में और भारत में भी जो इसका असर है उसको देखते हुए सर शॉर्ट में जल्दी कंक्लूड खत्म हो करिएगा, तो थोड़ा अच्छी समय बात कम। है। जी ठीक है, ठीक है। तो चुनौतियां हैं, चौतरफा चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकार ने क्या कोई प्लान बी तैयार कर रखा है? क्या हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे पहले, क्या आगे हैं? वैश्विक स्थिति जो बनती जा रही है उसका प्रभाव सीधे तौर पर भारत में महंगाई के तौर पर देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग थमे ये हर कोई चाहता है, और मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिलहाल ये संकट टलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रंप बार बार कहते हैं जंग खत्म होने वाली, लेकिन एक बार फिर से टकराव और तनाव की स्थिति बन जाती है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और परमाणु हथियार पर ट्रंप सकते हैं। अब देखना होगा कि जो चीन और रशिया है इनकी भूमिका के बाद क्या मिडिल ईस्ट में जो जारी तनाव है वो थम पाएगा और वैश्विक शांति स्थापित हो पाएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।